हेलो, गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने एबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा है। क्वालिटी में प्रोटीन क्वालिटी है और ऑयल क्वालिटी है। ठीक है, चलो बायोटिक रेजिस्टेंस। एबायोटिक रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा? एक हमारा चैप्टर था ड्रॉट का, यानी कि अगर कभी मॉइस्चर का डिफिशिएंसी होता है या कभी कभी एक्सेस भी हो जाता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन में होता है, तो उसकी वजह से अगर कोई प्लांट पे अफेक्ट पड़ता है, तो सैलिनिटी की वजह से या किसी मिनरल टॉक्सिसिटी के इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाई टेम्परेचर हम लोग कहेंगे हीट है, या फिर कोल्ड है। कोल्ड में भी दो टाइप का था, एक चिलिंग था और एक फ्रीजिंग था। तो अगर इस सब का इफेक्ट पड़ता है प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, तो हम लोग कहते हैं कि दैट वन इज अफेक्टेड बाय एबायोटिक स्ट्रेसेस। लेकिन प्लांट सिर्फ एबायोटिक स्ट्रेस से अफेक्ट नहीं होता है, वो बायोटिक स्ट्रेस से भी अफेक्ट होता है। बायोटिक स्ट्रेस में क्या आता है? बहुत सारे पैथोजेंस, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स, जो भी है वो सब पैथोजन है। पैरासाइट्स हो सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए पैरासाइट नहीं है, पैथोजन। या फिर बहुत सारे रोडेंट्स हो सकते हैं, इवन ह्यूमन हो सकते हैं। अगर कोई प्लांट रोड के साइड पे है और व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, पैरासाइट भी होगा, पैरासाइट होगा, प्रेडेटर्स होगा, सब कुछ होगा। तो ये सब होते हैं बायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, बायोटिक रेजिस्टेंस आज हम लोग चैप्टर देखेंगे, वो होगा डिजीज रेजिस्टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, हम लोग जो पैथोलॉजी पढ़ते हैं प्लांट साइंस के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा बना लो कि प्लांट साइंस के लिए जो पैथोलॉजी है वो एक्चुअली इसी चैप्टर के आसपास घूमता है। इससे जो बहुत दूर का कोई मैटर है तो वो नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। ओरिजिनली वो ब्रीडिंग है, ठीक है, लेकिन वो पैथोलॉजी में अलग से इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पर हम लोग उतना डिटेल में, यहाँ सिर्फ एक चैप्टर है तो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन याद रखना, इससे कंसर्न जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी का जो पोर्शन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं पूरा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वही पैथोलॉजी में हम लोग बहुत सारा ऐसा कुछ भी पढ़ लेते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए होता है। माइक्रोबायोलॉजी अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है उसके लिए। पैथोलॉजी में हम लोग वो चैप्टर्स कंसिडर कर लेते हैं या वो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है। ठीक है, तो देखो डिजीज रेजिस्टेंस सबसे पहले है कि डिजीज ब्रीडिंग करें तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन डिजीज क्या है? अगर किसी प्लांट को कोई भी अबनॉर्मलिटी आता है या फिर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी रुकावट आता है किसी बायोटिक स्ट्रेस की वजह से या फिर लिविंग थिंग की वजह से, तो हम लोग कहेंगे कि वो डिजीज है। ठीक है, कभी कभी डिजीज का सिम्टम दिखता है, विजिबल होता है, कभी कभी नॉन विजिबल भी होता है। ठीक है, उसकी वजह से प्लांट का कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सर्वाइवल अफेक्ट होता है, या तो वो मर ही जाएगा या फिर पूरा का पूरा प्लांट नहीं तो प्लांट का कुछ पार्ट, एटलीस्ट लीव्स या फिर रूट्स, जहाँ पे डिजीज का इन्फेस्टेशन हुआ है उस पार्ट में वो अफेक्ट करता है। सॉरी, देखो, तो डिजीज में कोई भी बायोटिक स्ट्रेस का इफेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्ट्रेसेस है ना। अगर हम लोग पैथोजेंस की बात करें, इस चैप्टर में मेनली हम लोग उसी की बात करेंगे।
तो सबसे ज्यादा जो पैथोजन अफेक्ट करता है या फिर सबसे ज्यादा जो यील्ड लॉस कॉज करता है वो है फंजाई। ठीक है, फिर है बैक्टीरिया, फिर है वायरसेस, देन नेमाटोड्स एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का एक अलग चैप्टर है हमारा, वहां पे देखेंगे। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है फंजाई। वैसे भी अगर हम लोग किसी क्रॉप का डिजीज पढ़ते हैं, किसी भी क्रॉप का आप लोग डिजीज पढ़े होंगे, 6, 7, 8 डिजीज पढ़ते हैं एक चैप्टर एक क्रॉप में, उसमें से जनरली 60 to 70% डिजीजेस फंगस वाले होते हैं। ठीक है, 20% बैक्टीरिया और 1-2% अराउंड 10% वायरस का डिजीज होगा, है ना। मोस्टली फंगस का होता है, ये तो हम लोग देखते ही हैं। तो फंजाई ही है जो सबसे ज्यादा किसी भी क्रॉप के ईल्ड में लॉस कॉज करता है। इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे कि क्यों ऐसा है। एक तो फंजाई में प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा वो पैथोजेनिक है। ठीक है, उसमें डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है या फिर डाइवर्सिटी होने के चांसेस इतने ज्यादा है, इसकी वजह से उसका अवेलेबिलिटी ज्यादा है और लॉस भी वो ज्यादा कॉज कर पाता है। बैक्टीरिया में उतना नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लिमिटेड फॉर्म है कि इसी तरह से होगा। लेकिन फंजाई में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे डाइवर्स तरीके हैं। ठीक है, देखो बैक्टीरिया में क्या होगा, या तो सिंपल ही जो सबसे सिंपल तरीका है कि उसमें फ्यूजन हो जाएगा, है ना, जो जनरली होता है बैक्टीरिया में फ्यूजन होगा। अगर फ्यूजन नहीं हुआ कि नहीं फ्यूजन नहीं करना है मुझे, रिकॉम्बिनेशन करके फिर रिप्रोडक्शन करना है इस तरह से, तो ट्रांसडक्शन होगा, कंजुगेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है, वो लैब में होता है या फिर मीडियम में कभी हो जाता है, लेकिन जनरली ट्रांसडक्शन होगा बहुत, है ना, या कंजुगेशन होगा। वो भी बहुत रेयर है। ट्रांसडक्शन समझ रहे हो ना, वायर बैक्टीरियोफाज आकर के उसका डीएनए को ट्रांसफर करेगा, तो ये तो जनरल बात नहीं है। कंजुगेशन हो सकता है, दो बैक्टीरिया आपस में एसोसिएशन करके कर सकते हैं। नॉर्मली उसका फिजन होगा। लेकिन अगर फंजाई की बात करें तो फंजाई में कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 200 टाइप के होंगे, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं, हम लोग पढ़ते हैं ना जनरली 10-20 टाइप का तो हम लोग पढ़ लेते हैं, और भी बहुत कुछ है जो हायर स्टडीज में हम लोग देखेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोग जानते भी नहीं है। लेकिन फंगस में वेरिएबिलिटी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फंगस में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन कंपेरिजन बैक्टीरिया एंड अदर एनिमल्स, जो अदर पैरासाइट्स। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन हो गया हमारा यार अब नहीं होगा ऐसा, चलो ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि ये सब लॉस कॉज करता है। लॉस क्या कॉज करता है, जनरली सबसे कॉमन तो ये है कि ईल्ड में हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। जो हम लोग क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कल्याण सोना वैरायटी की बात करें, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए वो कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। अगर कल्याण सोना वैरायटी की बात करें तो हम लोग जानता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि कल्याण सोना बहुत ही हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए पूरे इंडिया में
कल्याण सोना ग्रो किया गया था मोर देन अ डिकेड, और इतने टाइम तक वो सबसे डोमिनेंट वैरायटी रहा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो रस्ट से ससेप्टेबल हो गया और फिर उसको धीरे धीरे, वैसे ही जनक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही प्री डोमिनेंट वैरायटी था, लेकिन वो कर्नल बर्ड से ससेप्टेबल हो गया और उसको एलिमिनेट करना पड़ा। तो जीनोटाइप का बहुत रोल होता है ना। अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं जो पहले माइनर थे, लेकिन बाद में जीनोटाइप में चेंज होने की वजह से वो मेजर बन गए। जैसे कि हम लोग मेज में कॉर्न लीफ ब्लाइट जो कहते हैं, साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, जो सीएमएस टी साइटोप्लाज्म को यूज करने की वजह से आया था और उसकी वजह से पैंडेमिक हो गया था हेलमिंथोस्पोरियम का। जो हेलमिंथोस्पोरियम लीफ ब्लाइट है, मेज में पहले नॉर्मल था, इतना ज़्यादा बहुत ही माइनर डिजीज था, लेकिन जब हमने मतलब वहाँ पे यूएसए में स्पेशली सीएमएस टी साइटोप्लाज्म यूज किया गया हाइब्रिड मेज के लिए, तो वो तो साइटोप्लाज्म मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म था, लेकिन उसको यूज करने के बाद वो जो सीएमएस टी लाइन है वो हेलमिंथोस्पोरियम के लिए हाईली ससेप्टेबल था, और उसकी वजह से पूरे कंट्री में हेलमिंथोस्पोरियम के लिए जो वैरायटी ग्रो होने लगी वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल थी, और एक बार आया और फिर बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लॉस कॉज हुआ। कर्नाटका में भी इवन वो लाइन्स जब कर्नाटका में ग्रो किया गया थोड़े टाइम तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन फिर हेलमिंथोस्पोरियम वहाँ भी पैंडेमिक हो गया और बहुत लॉस कॉज हुआ। ये सब था। चलो अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री पार्ट। वैसे यहाँ पे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री पैथोलॉजी का सबसे अच्छा तुमको मिलेगा अरुण कत्यान का फर्स्ट चैप्टर है, अरुण कत्यान में पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, वो पढ़ लेना, उसका सेपरेट नोट्स बना लेना, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम वहाँ से एक दो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है, ठीक है। और जो नीलकंठ सुंडा की बुक है उसमें भी आएगा, उसमें भी है, तो उस दोनों जगह से पढ़ के और एक सेपरेट नोट्स बना लो, वो पैथोलॉजी की हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। इसके अलावा और कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। तो देखो वैसे तो बहुत सारे कहते हैं कि थियोफ्रास्टस थे जो ये बताए थे कि प्लांट में जो अलग अलग प्लांट्स हैं वो अलग अलग डिजीजेस के लिए डिफरेंशियली रेजिस्टेंट है, या फिर पैथोजन का भी अलग अलग स्ट्रेन है जो कि अलग अलग वैरायटीज के लिए ससेप्टेबिलिटी उनका डिफर करता है, लेकिन वो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1900 से, ठीक है। उस टाइम में रेजिस्टेंट के लिए एक साइंटिस्ट है ऑर्टन, वो डिजीज रेजिस्टेंट पे ब्रीडिंग स्टार्ट की, ठीक है। और जो ऑर्टन साहब थे वही थे जो सबसे पहले कॉटन का फ्यूजेरियम रेजिस्टेंट वैरायटी बनाए। कॉटन का फ्यूजेरियम मिल सकता है, बहुत कॉमन है, तो इन्होंने फ्यूजेरियम रेजिस्टेंट वैरायटी का सिलेक्शन किया, ठीक है, ऑर्टन साहब जो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आया 1904 का टाइम, वहां पे ब्लैक स्लीथ है, ब्लैक स्लीथ ने कहा कि जो राइजोपस होता है, राइजोपस निग्रिकन्स, हालांकि इस पर डिटेल में मैं बताऊंगी कि ये जो बोल रहे हैं कि राइजोपस में ये किया था, ब्लैक्सली ने एक्चुअली हेट्रोथैलिज्म को म्यूकर में खोजा था, ठीक है, जो सबसे पहले उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इसमें जो हेट्रोथैलिक फंगस होते हैं, यानी कि अगर एक ही स्ट्रेन का है तो वो जाइगोस्पोर नहीं बनाएगा, आते हैं उसमें डिटेल में। तो यहाँ पे ये देख लो कि राइजोपस में डिफरेंशिएशन हो जाए, ठीक है। फिर 1905 में बिफेन ने कहा कि जो येलो स्टेम रस्ट है, यानी कि पक्सिनिया ग्रामेस्टेटिसाई, वो उसके वो रिसेसिव जीन से कंट्रोल होता है, और वो जीन सिंगल जीन है, 3:1
1 के रेशियो में सेग्रीगेट होता है, ठीक है। उसके बाद आए बारस 1911 में। वो बीन एंथ्रेक्नोज फंगस के बहुत सारे आइसोलेट्स निकाले, डिफरेंट आइसोलेट्स ऑफ बीन एंथ्रेक्नोज फंगस, ठीक है। यही साहब 1918 में आकर के बोले क्या कि जो ये जो डिफरेंट आइसोलेट्स हम कह रहे हैं बीन एंथ्रेक्नोज फंगस का, वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल रेसेज है। तो फिजियोलॉजिकल रेस का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। ठीक है, और कुछ है? 1910 में स्टॉकमैन ने कहा था कि वीट का जो स्टेम रस्ट है, येलो स्टेम रस्ट जो वीट का है, उसमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन होता है। ये सारे टर्म हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये बता, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन समझते हो? फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन मींस फिजियोलॉजी ऐसे टर्म पे आओ, याद करोगे तो भूल जाओ। फिजियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? हर एक पैथोजन में उस सेम मोर्फोलॉजी है, मोर्फोलॉजी सेम होने के बावजूद कुछ ऐसा डिफरेंस है उसके फिजियोलॉजी में, ड्यू टू डिफरेंस इन द जीनोटाइप, वो अलग अलग वैरायटीज के लिए डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें उसके फिजियोलॉजी में डिफरेंस था, फिजियोलॉजी में डिफरेंस था उसके जीनोटाइप में डिफरेंस की वजह से। अब डिफरेंट जीनोटाइप है तो वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा, और इसकी वजह से उसमें वो अलग अलग वैरायटीज के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स दिखाएगा, रेजिस्टेंट होगा या ससेप्टेबल होगा, या फिर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होगा, बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होगा, मतलब जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो डिफर करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। वो सेम पैथोजन है, मोर्फोलॉजिकली सेम है, लेकिन उसके जीनोटाइप में माइनर डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो अलग अलग वैरायटीज के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है। चलो, अब एक और साइंटिस्ट का नाम आता है, यहाँ पर लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर, H फ्लोर। इन्होंने दिया था जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। क्या कहता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस? इनका कहना था, ये लिंसिट रस्ट में अपना काम कर रहे थे, बेलमसोरा लिनी कॉज करता है लिंसिट रस्ट। इन्होंने कहा कि अगर किसी पैथोजन के पास डिजीज कॉज करने का जीन है तो उसी के रिस्पॉन्स में उसके होस्ट के पास भी डिजीज कॉज करने का जीन होगा, समझे? यानी कि अगर पैथोजन कह रहा है उसके पास पैथोजेनिसिटी का जीन है, तो होस्ट के पास भी उसके लिए ससेप्टिबिलिटी का जीन होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो उसमें डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है। ऐसे समझो कि येलो स्टेम रस्ट का एक स्पोर आया, वो वीट प्लांट में जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और वहां पे डिजीज कॉज करेगा। वो अगर हमारे स्किन पे आ जाए तो हमारे पास नहीं है उसके लिए उसको रिस्पॉन्स करने वाला जीन, तो अगर वो जीन उसको मैचिंग जीन नहीं मिलता है, अगर ह्यूमन स्किन पे आ जाए तो ह्यूमन पे कभी रस्ट कॉज कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास उसके रिस्पॉन्स में जीन है ही नहीं, वो है वीट के पास, तो वीट में डिजीज कॉज करता है, राइस के पास नहीं है तो राइस में डिजीज नहीं कॉज करेगा। तो उसके लिए, उसको ससेप्टिबिलिटी के लिए भी, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए एक जीन होना चाहिए जो उसको वायरुलेंट बनाएगा, नहीं तो फिर वो जीन
वो स्पोर वायरुलेंट नहीं हो सकता है और वो अपना पैथोजेनिसिटी शो नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जीन दोनों के पास होगा, पैथोजन के पास भी और होस्ट के पास भी। पैथोजन के पास वायरुलेंट या एवायरुलेंट का जीन होगा, होस्ट के पास रेजिस्टेंस या ससेप्टिबिलिटी का जीन होगा। अगर दोनों मैच करेगा तभी डिजीज कॉज होगा, अगर नहीं मैच करेगा तो डिजीज कॉज नहीं कर सकता है, ठीक है, ये समझ में। इसके अलावा अगर हम लोग कभी रेजिस्टेंस ब्रीडिंग कर रहे हैं तो याद रखना, जनरली ईल्ड के लिए ब्रीडिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि चेक वैरायटी लगाए, देखेंगे कि जो जीनोटाइप है और इन्वायरमेंट है दोनों के इंटरेक्शन से जो फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मोस्टली हम लोग सिलेक्शन करते हैं, है ना। जीनोटाइप और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें होस्ट का जीनोटाइप, पैथोजन और इन्वायरमेंट तीनों का इंटरेक्शन देखना होता है, सिर्फ दो नहीं है, तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि होस्ट हमारा कैसा है, होस्ट का जीनोटाइप कौन सा है, पैथोजन कैसा है, पैथोजन का स्पेसिफिक जीनोटाइप कैसा है। अगर रस्ट कह दिए तो रस्ट नहीं, रस्ट में बहुत सारे उसके रेसेज हैं, तो कौन सा रेस किसके लिए ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है उसके हिसाब से। और उसके बाद इन्वायरमेंट कैसा है, ये भी हो सकता है कि कभी कभी रस्ट भी यानी जो पैथोजन है वो वायरुलेंट हो, जो होस्ट है वो ससेप्टेबल हो, लेकिन प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिला इसलिए डिजीज कॉज नहीं हुआ। तो हम लोग इसके हिसाब से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि डिजीज नहीं हुआ दैट मीन्स कि जो होस्ट है वो रेजिस्टेंट है या फिर जो पैथोजन था वो ए वायरुलेंट था, वो दोनों ही था, वो दोनों डिजीज कॉज करने के लिए तैयार था, वो अपने अपने कंडीशंस को पूरा कर रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट कन्वीनियंट नहीं था जो डिजीज कॉज कर सके, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को तीनों को ध्यान में रखना पड़ता है कि होस्ट, पैथोजन एंड एनवायरनमेंट, ये हो गया। तो एच.एच. फ्लोर साहब ने ये जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दिया था, हम लोग क्लासिफिकेशन अभी पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये सिर्फ वर्टिकल रेजिस्टेंस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में बहुत सारे जीन्स हो जाते हैं और फिर कोई एक जीन नहीं हो सकता है। आते हैं इसको डिटेल में, ये देखिए। चलो सबसे पहले ये देखो कि कोई भी पैथोजन है, बहुत सारे पैथोजन होंगे, उनमें वेरिएबिलिटी कहाँ से आता है। नॉर्मली ऐसे सोचो, पूरे के पूरे वर्ल्ड जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर में सारी वेरिएबिलिटी का सबसे मेन रीजन क्या है, अल्टीमेट रीजन क्या है, कहां से ये वेरिएबिलिटी आया, आंसर दो। हेलो, नो आइडिया। अरे देखो क्या क्या रीजन हो सकता है वेरिएबिलिटी का, सिंपली समझो कि रीजन क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो रिकॉम्बिनेशन होता है ना, तो रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कह सकते हैं। फिर अगर फंगस की बात करें तो वहां पे हेटेरोथैलिज्म होता है या हेटेरोकैरियोसिस होता है। हेटेरोकैरियोसिस क्यों होता है, या तो एनास्टोमोसिस की वजह से होता है या फिर हाइफल फ्यूजन की वजह से होता है, इस तरह के रीजन हो सकते हैं। या फिर जो हेटेरोथैलिज्म का कंडीशन है, कभी कभी होमोथैलिज्म में भी जेनेटिक डिफरेंसेस आते हैं। लग रहा होगा कि होमोथैलिज्म में कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं, आते हैं उसमें। या फिर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्रॉसिंग ओवर तो हम लोग जानते हैं कब होता है, मियोसिस में, है ना, मियोसिस के पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। लेकिन एक माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी होता है, और वो माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, और वो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस करने के लिए नहीं होता है या फिर हैप्लोडाइजेशन करने के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मली माइटोसिस करते हैं फिर भी रिकॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तो इससे भी होगा। लेकिन ये सारा टाइप का वेरिएशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन की वजह से भी वेरिएशन हो सकता है, ये सारा वेरिएशन का अल्टीमेट रीजन म्यूटेशन है, रिकॉम्बिनेशन हुआ। कहोगे कि रिकॉम्बिनेशन तो म्यूटेशन की वजह से नहीं है,
एक एलील है और दूसरा जो एलील बना वो उसके में म्यूटेशन होकर के ही तो दूसरा एलील बना जिससे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं? कोई भी क्रोमोसोमल एबेरेशन एक टाइप का म्यूटेशन है। अगर कोई भी रिकॉम्बिनेशन कर रहा है जो डिफरेंट जीन से कर रहा है वो भी म्यूटेशन है। एनास्टोमोसिस कर रहा है या हाइफल फ्यूजन कर रहा है और उसके बाद फिर उसमें माइटोटिक या म्यूटिक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो वो भी म्यूटेशन की वजह से। वो आया कहाँ से? डिफरेंट जीन आया कहाँ से जिसके साथ वो क्रॉसिंग ओवर कर लिया? वो आया म्यूटेशन से। तो पूरे वर्ल्ड में वेरिएबिलिटी का सबसे अल्टीमेट रीजन है म्यूटेशन। ठीक है, अब देखो म्यूटेशन ऐसे जनरली कहा जाता है कि यूकैरियोट्स में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। उसमें भी उसका रेंज है 10 to the power -4 to 10 to the power -6 एंड 10 to the power -6 to 10 to the power -8। अगर फंगस की बात करें तो ये यूकैरियोट है तो 10 to the power -6 अराउंड है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो अगर हम लोग 10 to the power -6 रख रहे हैं दैट मीन्स अराउंड 1 मिलियन में से एक ऐसा स्पोर बनेगा जिसमें म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे हमारे बुक में भी एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हम लोग 1 हेक्टेयर के एक फील्ड की बात करें, वीट के फील्ड की, तो वहां पे जो रस्ट स्पोर बनाएगा तो एक फील्ड में जितने स्पोर्स बनते हैं तो पर डे पर फील्ड में अराउंड 1 लाख म्यूटेंट स्पोर बनेंगे। क्योंकि जब हर 1 मिलियन में से एक स्पोर ऐसा बन जा रहा है तो इतना ज्यादा स्पोर बनता है कि अराउंड 1 लाख स्पोर म्यूटेंट होंगे हर दिन। तो ये बहुत बड़ा है। अगर इस हिसाब से म्यूटेशन के मैग्नीट्यूड को देखें तो ये बहुत ज्यादा है और वो बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज ला सकता है। इतना नहीं लाता है, इससे कम लाता है, लेकिन फिर भी इफेक्ट तो है। हर एक स्पोर जर्मिनेट नहीं हो जाता है, बहुत सारे स्पोर लॉस हो जाते हैं क्योंकि जर्मिनेशन के भी तो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए तो वो नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी है। चलो, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं, उनके बारे में ये पता किया गया है कि कौन सा स्ट्रेन ज़्यादा वायरुलेंट है कौन सा नहीं है। जैसे कि अगर स्टेम रस्ट की बात करें तो स्टेम रस्ट का 5, 15, 21, 9 ये सब स्ट्रेन ज़्यादा म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे स्ट्रेन है जिसमें म्यूटेशन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा रीजन है क्या हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी वेरिएबिलिटी कॉज होगा। हम लोग फंगस की बात करें, मेनली फंगस ही है तो जो सबसे ज्यादा डिजीज कॉज करता है। तो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? होता है या नहीं होता? बोलिए। देखो, फंगस में हर फंगस में नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब उसमें 2 डिफरेंट हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो फ्यूजन करके एक डिप्लॉइड बनाएंगे, फिर मियोसिस करेंगे, फिर से नॉर्मल अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे, फिर से वो अगर जिसमें हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है। ठीक है, ऐसे भी लाइफ साइकिल है जो डाइकैरियोटिक साइकिल होता है जिनका, दैट मींस कि n+n स्टेज में होते हैं। से कौन से होता है? अगर हम लोग एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो एस्कोमाइसिटीज में बहुत ही शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें वो डाइकैरियोटिक स्टेज में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज में एक्सटेंसिव डाइकैरियोटेज होता है। बहुत सारा टाइम पीरियड उसके लाइफ का मेजर पोर्शन n+n स्टेज में ही निकल जाता है। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि नहीं अब हमको स्पोर बनाना है, अपना वो स्पोर कंप्लीट करता है, दूसरे लाइफ फेज में एंटर करना होता है, तो डिप्लोडाइजेशन यानी इसका फ्यूजन होगा दोनों स्पोर का, तो n+n फ्यूजन करके 2n बनेगा और फिर उसके जस्ट बाद मोस्ट ऑफ द कंडीशन में तो तुरंत ही उसका मियोसिस हो जाएगा या कभी कभी थोड़ा दिन तक वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, उसके बाद फिर से मियोसिस होगा और फिर से वो n बन जाएगा। ठीक है, उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं स्मर्ट की, तो स्मर्ट में 2 तरह होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या तो सोमैटिक हाइफी का फ्यूजन होगा तो n+n बनेगा, फिर बहुत सारा टाइम लाइफ का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद वो 2n बनेगा और फिर तुरंत ही n बन जाएगा।
लेकिन रस्ट और या फिर देखो कैसे कैसे हुआ, स्मर्ट में क्या क्या होता है याद रखना, डिटेल में होता है स्मर्ट और रस्ट, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। स्मर्ट में क्या होता है कि जो दो डिफरेंट मोनोकैरियोटिक हाइफी है, यानी कि एक एन वाला है और दूसरा एन वाला है, इस दोनों का फ्यूजन हो गया, मोनोकैरियोटिक हाइफी का फ्यूजन हो गया। या फिर दो अलग अलग बेसिडियोस्पोर्स हैं, फ्यूजन ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर है एन, उसका फ्यूजन करके फिर एन प्लस एन बना लिया और फिर से अपना है डाइकैरियोटिक स्टेज में। लेकिन अगर रस्ट की बात करें, अगर कभी कभी भी पूछा जाए कि फंगस में सबसे ज्यादा ट्रू फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, या फिर जो ट्रूली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे क्लोज है, तो वो होगा रस्ट में। यहाँ पे होता है स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, एक रिसेप्टिव हाइफा होगा और फिर बहुत सारे स्पर्म्स होंगे और उनका स्पर्मेटाइजेशन होगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि मोस्ट ट्रू फॉर्म है टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नॉर्मल प्रोसीजर है उसके सबसे नजदीक का फेनोमेनन स्पर्मेटाइजेशन है, जो कि रस्ट में होता है। तो रस्ट को हम लोग पूरे फंगल किंगडम का अराउंड मोस्ट डेवलप्ड फंगस कह सकते हैं, ठीक है, इसीलिए तो इतना डिजीज कॉज कर रहा है, समझ रहे हो। रस्ट अलग क्राउन है उसके पास कि मैंने सबसे ज्यादा लॉस कॉज किया, ठीक है। तो चलो ये समझ गए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से हो सकता है, एस्कोमाइस्टीज में भी होता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं फंगस का रिप्रोडक्शन का, वो फंगस में पढ़ेंगे। लेकिन देखो ये सब था डाइकैरियोटिक स्टेज का, मोनोकैरियोटिक स्टेज का तो समझते ही हो, ठीक है। और एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेजर लाइफ साइकिल उसका 2n में ही बीतता है, उसके बाद बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जिसमें वो n के स्टेज में रहता है और फिर से 2n में जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो माइंड में आता है कि क्या ये नॉर्मली वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जैसे प्लांट्स में होता है, या फिर कुछ डिफरेंस है। एक फेनोमेना तो बहुत ही कॉमन है, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। एक साइंटिस्ट है, कौन, ब्लैक स्लीप, इन्होंने डिस्कवर किया हेटेरोथैलिज्म इन फंगस। फंगस नहीं, कौन सा फंगस है, ये भी याद रखना कि अगर कभी हेटेरोथैलिज्म की बात की जाए तो वो होगा म्यूकर मैलिस, म्यूकर म्यूसिडो और राइजोपस निग्रिकेंस, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे। म्यूकर हिमालयस में इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और अगर एक ही रहे तो ये ठीक है, वैसे इस सब में हेटेरोथैलिज्म होता है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम होमोथैलिज्म होता है। होमोथैलिज्म मोस्ट कॉमन टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंगस में। अब देखो होमोथैलिज्म और हेटेरोथैलिज्म है क्या, ये माइंड में आ रहा होगा। बहुत सारे छोटे छोटे टर्म है जिनको समझना जरूरी है। होमोथैलिज्म एंड हेटेरोथैलिज्म, इसको पहले समझना। होमो यानी कि सिमिलर, होमो से नाम से पता चल रहा है कि कुछ सिमिलर है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी डाइकैरियोटिक हाइफा होता है या फिर जो डिप्लॉन्टिक स्पोर होगा, डिप्लॉयड स्पोर होगा, उसमें दोनों ही सेम न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, एक ब्लू है दूसरा भी ब्लू है, यानी कि दोनों का जीनोटाइप सेम होगा। अब वहां पे हम लोग मेल और फीमेल नहीं डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो ट्रूली यानी कि सेक्सुअली डिफरेंशिएटेड नहीं है,
तो हम लोग मेल या फीमेल नहीं कह सकते, वहां पे हम लोग प्लस और माइनस कहते हैं। तो अगर कोई प्लस हाइफा है, एक हाइफा है, ठीक है, प्लस टाइप का, ठीक है, दूसरा हाइफा है जो माइनस टाइप का है, ये जितने भी स्कोर बनाएगा वो प्लस वाले बनाएगा, ठीक है, ये जितने भी स्कोर बनाएगा वो माइनस वाले बनाएगा। अगर सेम हाइफा के दो स्पोर्स फ्यूजन करके स्पोर बनाना है, डिप्लॉयड स्पोर बनाना है, तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे होमोथैलिज्म है, और इस तरह से बनने वाले स्पोर को हम लोग जाइगो स्पोर कहते हैं। जाइगोट, जाइगोट पता है ना, तो जाइगोट स्पोर, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंगस है, कोई ऐसा स्पीसीज है जो एक ही हाइफा पे बनने वाले स्पोर के साथ फ्यूजन नहीं करता है, आपस में फ्यूजन करता ही नहीं, ये एक टाइप का सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का कंडीशन है, तो वहां पे बनेगा एक प्लस का फ्यूजन होगा, एन प्लस एंड अनदर वन इज एन माइनस, तब ये बनेगा डाइकैरियोटिक। ये डाइकैरियोटिक भी हो सकता है या फिर डिप्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन है तो चांस है कि दोनों, एक से प्लस आया होगा और दूसरे से माइनस आया होगा, लेकिन ये भी चांस है कि इससे भी प्लस आ जाए, इससे भी प्लस आ जाए, इससे भी माइनस आ जाए, इससे भी माइनस आ जाए, तो सारी पॉसिबिलिटीज है हेटेरोकैरियोसिस में। और होमोथैलिस में भी जरूरी नहीं है कि एक हाइफा का सारा सेल के पास प्लस ही होगा या सारे सेल के पास माइनस ही होगा, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट है इसी से तो पता चलता है, क्योंकि देखो होमोथैलिन है कॉमन, मोस्ट कॉमन, बहुत सारे ऐसे फंगस हैं जिनमें हेटेरोथैलिन देखने को मिलता ही नहीं, सिर्फ होमोथैलिन है, सकता है या फिर नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह सकता है। वेरिएबिलिटी कहाँ से आया, वो होमोथैलिज्म के बावजूद डिफरेंट स्पोर्स था, एक हाइफा में डिफरेंट जीनोटाइप का स्पोर था, तभी होमोथैलिज्म होने के बावजूद उसमें वेरिएबिलिटी है। याद रखना कि होमोथैलिज्म होना या हेटेरोथैलिज्म होना, यानी कि मेटिंग टाइप एंड मेटिंग टाइप प्लस और माइनस, ये और होमो एंड हेटेरोथैलिज्म, ये दोनों इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, और इस दोनों के लिए डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, डिटरमाइंड बाय डिफरेंट जीन्स। होमोथैलिज्म होगा हेटेरोथैलिज्म होगा, ये दूसरा जीन डिसाइड करता है कि मैं सेम जीनोटाइप वाले, यानी कि जो खुद का स्पोर है उसके साथ फ्यूजन नहीं करने दूंगा, ठीक है, ये डिसाइड करा दूसरा जीन, प्लस के साथ करेगा माइनस के साथ करेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, ये दूसरा जीन डिसाइड करेगा। और इसलिए इस दोनों में कोई जरूरी नहीं है कि हेटेरोथैलिज्म से सिर्फ हेटेरोजाइगस ही बनेंगे या होमोथैलिज्म से सिर्फ होमोजाइगस ही बनेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार नहीं, शायद एक दो साल पहले, और बहुत लोगों ने गलत किया था, उनका मानना लगता था कि हेटेरोथैलिज्म है तो डिफरेंट जीनोटाइप्स होगा और ये श्योर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट जीन से रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, और ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। होमोथैलिज्म में भी वेरिएशन होता है, क्योंकि बहुत सारे फंगस में जिसमें हेटेरोथैलिज्म होता ही नहीं है, अगर उसमें वेरिएशन नहीं होता तो कहाँ से आता वेरिएशन, वहीं का वहीं रह जाता, एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सर्वाइव कर रहे हैं और अडेप्टेशन भी शो कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, हेटेरोकैरियोसिस।
हेटेरोथैलेजम समझ लिए, अब हेटेरो कैरियोसिस देखो। हेटेरो कैरियो, हेटेरो तो समझ में आ गया डिफरेंट है, कैरियो क्या होता है? कैरियोटाइप, याद है? कैरियोटाइप क्या था बताओ? हेलो, सो गए क्या? कैरियोटाइप क्या है, या कैरियो टर्म अगर कहीं आ रहा है उसका क्या मीनिंग होता है? बताओ बताओ, टाइम पास मत करो, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं पता? अरे इतना ही कह दो कि न्यूक्लियस जैसा कुछ होगा या फिर क्रोमोसोम जैसा कुछ होगा। जब भी कैरियोटाइप की बात होती है, अरे कैरियोकाइनेसिस या कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होता है? पूरा क्रोमोसोम का जो सेट होता है, एक्चुअल फोटोग्राफ्स, उसको हम लोग कहते हैं कैरियोटाइप। और अगर उसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इडियोटाइप होता है, या इडियोग्राम कहते हैं, है ना? कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस या क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ होगा। तो अगर हेटेरोकैरियोसिस की बात हो रही है, दैट मीन्स किसी फंगल हाइफी में डिफरेंट जीनोटाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ओके, एक हाइफा होता है, इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सेम होते हैं मोस्टली, लेकिन इस वाले में जब हेटेरोकैरियोसिस का कंडीशन होता है उसमें या तो सेप्टा होगा नहीं, ठीक है, मोस्टली नहीं होंगे, और अगर होगा भी तो भी चलेगा, डिफरेंट जीनोटाइप्स वाले सेल होंगे। बस ऐसा है। अब ऐसा क्यों हो गया? ये तो लग रहा होगा कि एक ही होता है ना, अलग अलग कैसे आ गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक होता है एनास्टोमोसिस, यानी कि एक हाइफा था पहले से जिसके पास रेड था, ठीक है, दूसरा था ब्लू वाला, वो अपना रेड वाला दे दिया ब्लू वाले को, या फिर ब्लू वाला रेड को दे दिया, ठीक है। बहुत बार हाइफल फ्यूजन भी होता है, दो हाइफा जो पूरे के पूरे डिफरेंट है, पूरा का पूरा हाइफाई फ्यूज हो गया, तो हाइफल फ्यूजन की वजह से भी ये हो जाता है, एनास्टोमोसिस की वजह से भी हो जाता है हेटेरोकैरियोसिस। अब हेटेरोकैरियोसिस खोजा था, सबसे पहले इसका डिस्कवरी किया था हैंसन एंड स्मिथ ने, हैंसन एंड स्मिथ, बोट्राइटिस सिनेरेरिया, BOTRY, बोट्राइटिस सिनेरेरिया, ये फंगस है, इस पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है 1932 कि ऐसा हो सकता है कि एक ही फंगस के पास डिफरेंट न्यूक्लियस डिफरेंट जीनोटाइप्स के होंगे, और उन्होंने डिस्कवर किया इसमें, और हम दिखा बाद में कि ये ऐसा हो सकता है, हेटेरोकैरियोसिस हो गया। फिर उन्होंने बाद में ये भी एक्सप्लेन किया कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, इसके भी अलग अलग फेनोमेनन्स हैं, तो ये पता चला। अब देखो, अगर कोई हेटेरोकैरियोन है तो होमोकैरियोन भी होगा, कैरियोन होगा। तो जनरली ये भी कहा जाता है कि जो जैसे हेटेरोथाइलम में चांसेस है कि ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकता है या ज्यादा विगरस होगा, वैसे ही हेटेरोकैरियोन भी होमोकैरियोन के कंपैरिजन में ज्यादा विगरस होगा या ज्यादा डाइवर्सिटी प्रोड्यूस कर सकता है सेग्रीगेटिंग जनरेशन में। तो क्या है, इस सब डाइवर्सिटी से क्या हो रहा है? हम फंगस की डाइवर्सिटी देख रहे हैं, तो जितनी डाइवर्सिटी होगा उसमें फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन या फिर नए नए फिजियोलॉजिकल रेसेस का इवोल्यूशन होना पॉसिबल है। डिफरेंस है तभी तो, और वो जो नया नया रेस बना, तो हम लोग जो रेजिस्टेंस ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो किसके लिए रेजिस्टेंस कर रहे हैं? उस फंगस के लिए। अब फंगस का पुराना वाला जो स्ट्रेन था जिसके लिए हमने रेजिस्टेंट बना लिया, अब वो क्या कि उसमें कुछ चेंजेज आए, चेंजेस इसमें से किसी भी वजह से हो सकता है, और उसने नया रेस बना लिया, जैसे कि अभी कोरोना में हो रहा है।
अब जो ये अपना नया रेस बनाया, नया वेरिएंट कह सकते हैं फंगस में, रेस या फिर जो उसका डिफरेंशिएशन टर्म यूज करें पैथोवार्स भी कहा जाता है, तो इसकी वजह से अब नया वैरायटी बनाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आया कहाँ से, या फिर हम लोग जो रेजिस्टेंट वैरायटी बना रहे हैं पहले से इतना सारा म्यूटेशन के लिए वो रिस्पॉन्स हो जाए, जैसे कि कोविड में है कि अगर जैसे कि किसी वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड या जो भी है, तो एक वैक्सीन जो अभी हम लोगों को दी जा रही है उसमें से एक वैक्सीन अराउंड 480 म्यूटेंट्स के लिए रेजिस्टेंट है, समझ रहे हो? तो जब एक वैक्सीन 480 म्यूटेंट्स के लिए डिफरेंट जीनोटाइप्स के अगेंस्ट वर्क कर सकता है, एंटीबॉडीज बना सकता है, तो हमारा जो हम लोग वैरायटीज बनाते हैं प्लांट्स में, उसमें भी हम लोग इस तरह से ये डिफरेंशिएशन इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग पहले से उसमें ऐसे जीन्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा हम लोग उसको बना सकते हैं कि जब डिफरेंट म्यूटेंट्स आएंगे तब भी वो रेजिस्टेंट रहे। इसके लिए अलग अलग फिनोमेनस, जीन पिरामिडिंग कहा जाता है, एक टर्म इसके लिए यूज किया जाता है कि अलग अलग रेजिस्टेंट जीन्स को अगर हम लोग एक ही वैरायटी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जीन पिरामिडिंग कर रहे हैं या जीन स्टैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी देख रहे हैं। म्यूटेशन की वजह से हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं कि होमोथैलिन और हेटेरोथैलिन था। फिर हेटेरोकैरियोसिस की वजह से भी वेरिएबिलिटी आ जाता है, जैसा कि हमने देखा। अब हेटेरोकैरियोसिस में क्या होता है कि इस तरह से जब था तो एक रेड, चलो आते हैं सेकेंड में, पैरासेक्सुअल, ये वाला फेनोमेनन बताएंगे। पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली ये होता है, दो साइंटिस्ट पॉन्ट कोर्बो एंड रोपर, पॉन्ट कोर्बो एंड रोपर 1952 में ये काम कर रहे थे एस्परजिलस निडुलेंस के ऊपर। तब तक जनरली जो बहुत ही कॉमन टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन के वही पता था। तो इन्होंने कहा कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो सिर्फ म्यूसिस के टाइम में नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे भी रिकॉम्बिनेशंस हैं जो माइटोसिस के दौरान होते हैं, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। और पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ही होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर है, जो माइटोसिस है तो सोमैटिक सेल्स में होगा ना, तो सोमैटिक सेल्स में जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो होता है पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है सुनो, ये एक रेड वाला है, ठीक है, और एक ब्लू है। इस दोनों में नॉर्मल जब वो डिवीजन कर रहा था उस टाइम पे एक रेड और एक ब्लू में क्रॉसिंग ओवर हो गया। इसका थोड़ा सा पोर्शन, यानी ये जो रेड है इसका थोड़ा सा पोर्शन ब्लू वाला इसमें आ गया, और ब्लू वाले में थोड़ा सा रेड का पोर्शन चला गया। समझे? ये हो गया चेंज, इसका जीनोटाइप जैसा होना। हाँ देखो, अभी ये हैप्लोडाइजेशन नहीं कर रहा, 2n ही है, पहले से भी 2n था। और एक सेल में जब हेटेरोकैरियोसिस होता है तो एक सेल में 2n वाले भी न्यूक्लियस होते हैं, ये दोनों 2n के हैं, ये भी 2n का है, ये n का है, ये n के, n वाले भी होते हैं, 2n वाले भी होते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे 1000 या 100 में से एक ऐसा होगा डिवीजन जब फिर से ये जो डिप्लॉयड है वो हैप्लॉयड हो जाएगा। तो अब जो इस तरह का बना हुआ है ये 2n है, इसका जब n बनेगा तो क्या होगा कि मेजर पोर्शन उसका रेड रहेगा, थोड़ा सा इसके पास ब्लू रहेगा, और इसकी वजह से ये जब दूसरा फ्यूजन करेगा तो जैसा नॉर्मल रेड वाले का होना चाहिए तो वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि दूसरे का जीनोटाइप आया था। तो हैप्लोडाइजेशन के टाइम में इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर कब हुआ? जब नॉर्मल वो माइटोटिक डिवीजन कर रहा था तब। उसके बाद फिर
उसमें हाइप्लोडाइजेशन होता है, वो भी जनरली नहीं, कभी कभी। ये इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, नॉर्मल ऐसा नहीं होगा कि 50% ऐसा होगा जो गैमेट रिडक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं सोमैटिक रिडक्शन। मियोसिस नहीं होता, तब भी इसमें मियोसिस नहीं होता है, सोमैटिक रिडक्शन, टर्म देख रहे हो, सोमैटिक रिडक्शन होता है। यानी कि माइटोसिस ही ऐसा है, इसमें से 50% क्रोमोसोम को वो एलिमिनेट कर देगा या फिर नॉर्मली डिवाइड हो जाएगा, और आधे आधे ही होगा, डीएनए का सिंथेसिस किए बिना डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मियोसिस के जैसा नहीं होगा जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है, होगा माइटोसिस ही। तो इसलिए इसको हम लोग हैप्लोडाइजेशन भी कहते हैं। हैप्लोइड्स बन रहा है। और अगर कभी पूछा जाए कि जब पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हैप्लोडाइजेशन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो नहीं होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? जब माइटोटिक डिवीजन हुआ होता है, और माइटोटिक डिवीजन में माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोटिक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। मियोटिक क्रॉसिंग ओवर नॉर्मली जो मियोसिस के टाइम में हम लोग जो नॉर्मली जब भी स्पर्म बनता है या गैमेट बनता है कोई भी, उस टाइम में होता है, ठीक है। यहाँ पे जो हैप्लोइड स्पोर बन रहा है फंगस का, तो उस टाइम में माइटोटिक क्रॉसिंग होगा पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। ये खोजा था, बता दिया मैंने, कौन करोवर होकर में एस्परजिलस निडोलेंसिस। अब देखो फिजियोलॉजिकल रेसेस, ये तो हम लोग समझ गए फिजियोलॉजिकल रेसेस कि कोई भी पैथोजन सेम पैथोजन है, लेकिन उसके जीनोटाइप में थोड़े से डिफरेंस की वजह से वो क्रॉप की डिफरेंट वैरायटीज के लिए डिफरेंट ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन शो करते हैं या डिफरेंट वायरुलेंस रिएक्शन शो करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रेसेज हैं, है ना। इसका कॉन्सेप्ट दिया था बारस ने 1918 में, 11 में। पहले जहाँ पे 18 लिखा था उसको करेक्ट कर दो, 11 ही, ठीक है। वो सेम ही स्पीसीज होता है, एक ही फंगस है। जैसे कि अगर हम लोग कहेंगे कि पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई का ही डिफरेंट स्ट्रेन होगा, और उसके जीनोटाइप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सेम स्पीसीज, लेकिन थोड़े से डिफरेंस की वजह से वीट के डिफरेंट वैरायटीज के लिए वो रेजिस्टेंस या फिर वेरिएबिलिटी ससेप्टिबिलिटी शो करेगा। और ये वेरिएबिलिटी होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, वो डिफरेंस था फिजियोलॉजिकल रेस के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है डिफरेंशियल होस्ट, या फिर होस्ट टेस्टर्स। हमने कहा कि जो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई है वो बहुत सारे स्ट्रेन्स के लिए उसमें बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रेस है, कुछ ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर के लिए रेजिस्टेंट है, कुछ दूसरे के लिए रेजिस्टेंट है, इस तरह से। तो हम लोग उसको टेस्ट करने के लिए कि कोई भी पैथोजन या पैथोजन का कोई पर्टिकुलर रेस किसके लिए रेजिस्टेंट है और किसके लिए ससेप्टिबल है, किस वैरायटी के लिए, इसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल टेस्टर्स का यूज करते हैं। डिफरेंशियल टेस्टर्स होता है कि किसी भी पैथोजन के लिए, अब जैसे वीट का मान लो, स्टेम रस्ट का फॉर एग्जांपल 10 रेसेज हैं हमारे पास अवेलेबल है, 10। तो हम लोग 10-15 ऐसी वीट की वेराइटीज लेके आएंगे, डिफरेंट स्ट्रेन्स वीट का भी, और हम लोग चेक करेंगे कि
कौन सा रेस किसके लिए ससेप्टेबल है और किसके लिए रेजिस्टेंट है। और वो जो वीट का अलग अलग वैरायटीज हम लोग लेके आ रहे हैं उसमें ध्यान रखना है कि हर एक वैरायटी के पास किसी एक जीनोटाइप का रेजिस्टेंट जीन होना चाहिए। जैसे कि 1 to 10 है रेस, 1 to 10 वैरायटी, फर्स्ट वाले के पास फर्स्ट का रेजिस्टेंट जीन था, सेकेंड वाले के पास सेकेंड का रेजिस्टेंट जीन था, थर्ड वाले के पास थर्ड का रेजिस्टेंट जीन था, किसी के पास सबका नहीं था। ठीक है, डर्टी क्रॉप अप्रोच एक टर्म आता है। डर्टी क्रॉप अप्रोच में भी हम लोग यही देखते हैं कि बहुत उसमें मल्टी लाइन बनाया था। एक्चुअली क्लीन क्रॉप अप्रोच और डर्टी क्रॉप अप्रोच ये दोनों यूज किया जाता है मल्टी लाइन बनाने में। तो मल्टी लाइन में क्या होता है ना कि अगर कोई ऐसा वैरायटी हम लोग यूज कर रहे हैं जो कि पैथोजन के हर स्ट्रेन के लिए रेजिस्टेंट हो, तो वो था क्लीन क्रॉप अप्रोच, यानी कि पूरे क्रॉप में कहीं पैथोजन होगा ही नहीं, कोई भी रेस आए वहां पे उसके लिए रेजिस्टेंट है। लेकिन डर्टी क्रॉप अप्रोच में क्या होता है कि बहुत सारे लाइंस को यूज किया था, वो एक्चुअली मल्टी लाइन है ना, तो बहुत सारे लाइंस को यूज किया जाएगा और वो सारी लाइंस किसी एक रेस के लिए रेजिस्टेंट होंगी। तो एक बार में अगर फील्ड में कोई एक रेस आ भी रहा है तो 5 लाइन है, तो 1/5 प्लांट को ही वो अफेक्ट कर पाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और 1/5 भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई ससेप्टेबल प्लांट है उसके चारों साइड रेजिस्टेंट प्लांट है, तो जो ससेप्टेबल प्लांट है उसमें डिजीज आया, लेकिन उसके बगल में तो रेजिस्टेंट है, तो रेजिस्टेंट है तो वो दूसरे उसके बाद कहीं ससेप्टेबल है, तो फिर यहाँ ससेप्टेबल से दूसरे ससेप्टेबल के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंट प्लांट है जो डिजीज स्प्रेड को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डर्टी क्रॉप अप्रोच में फील्ड में डिजीज होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, इतना नहीं होता है कि वो लॉस कॉज कर सके या फिर कोई मेजर लॉस कॉज कर सके। तो वो ऐसे क्रॉप्स में यूज किया जाता है, ऐसी पैथोजेंस के लिए यूज किया जाता है जिसके लिए कंप्लीट रेजिस्टेंट वैरायटी बनाना पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए डर्टी क्रॉप अप्रोच यूज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे डिफरेंशियल होस्ट का। डिफरेंशियल होस्ट में भी ऐसा होगा कि हर होस्ट यानी कि हर एक वैरायटी अलग अलग रेस के लिए रेजिस्टेंट होगा। इससे हम लोग पता करेंगे कि जनरली इसका फॉर्मूला होता है R⁴ ठीक है, अगर R है नंबर ऑफ ससेप्टेबल रिएक्शन या फिर रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन, ठीक है, और N होगा नंबर ऑफ डिफरेंशियल होस्ट या फिर आइडियल डिफरेंशियल। डिफरेंशियल होस्ट में क्या क्या देखना है कि बहुत सारे अलग अलग वैरायटी अलग अलग रेस के लिए रेजिस्टेंट है, लेकिन आइडियल डिफरेंशियल में क्या होता है, जो आइडियल डिफरेंशियल है, आइडियल डिफरेंशियल में हर एक मतलब फिक्स है कि 10 रेस है और 10 ही वैरायटी है। इसमें कितना भी हो सकता है डिफरेंस, जरूरी नहीं है कि हो सकता है 15 रेस हो और 4 वैरायटी से ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लाइन फिक्स है कि हर एक होस्ट के पास एक रेजिस्टेंट जीन है ही, तो उस तरह के सेट को हम लोग कहते हैं, उस तरह के वैरायटीज के सेट को हम लोग कहते हैं कि वो आइडियल डिफरेंशियल का सेट है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें लिंसेड स्टेम रस्ट की, तो उसमें 18 डिफरेंशियल होस्ट है। लिंसेड का 18 ऐसा वैरायटी है जो उसके बाकी सारे रेसेस के लिए, उसके रस्ट के सारे रेसेस के लिए रेजिस्टेंट है, अलग अलग, हर के पास एक एक जीन है रेजिस्टेंस का। ठीक है, वहीं अगर लेट ब्लाइट की बात करें, पोटैटो लेट, तो इसका 16 डिफरेंशियल होस्ट है। यहाँ पे अगर बहुत सारे रिएक्शंस हो कर रहा है, तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि ससेप्टेबल है, हाईली ससेप्टेबल है, मॉडरेटली ससेप्टेबल है,
रेजिस्टेंट है या फिर मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, टॉलरेंट है, जितना भी रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्लासिफिकेशन देंगे। अगर सिंपली ये कहें कि दो ही रिएक्शन है, या तो रेजिस्टेंट है या फिर ससेप्टेबल है, तो फिर हम लोग कहेंगे 2 to the power n, इतने होंगे उसके आइडियल डिफरेंशियल, नहीं फिजियोलॉजिकल रेसेस। ठीक है, ये समझ रहे हो? अब इससे कैसे पता चलेगा कि कितना फिजियोलॉजिकल रेस, मतलब फिजियोलॉजिकल रेस कैसे आया? हमने जैसे कि 2 स्ट्रिंग चुना, 4 स्ट्रिंग चुना, बीच का वैरायटी ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, अब अगर हम लोग कहेंगे कि या तो ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है, तो जो ए है वो स्ट्रेन 1 के लिए ससेप्टेबल है, बी स्ट्रेन 1 के लिए रेजिस्टेंट है, सी स्ट्रेन 1 के लिए रेजिस्टेंट है, डी स्ट्रेन 1 के लिए ससेप्टेबल है। फिर अगर दूसरा स्ट्रेन स्ट्रेन 2, तो ए उसके लिए रेजिस्टेंट है, बी ससेप्टेबल है, सी ससेप्टेबल है, यहाँ ससेप्टेबल लिख रहे हैं, और डी रेजिस्टेंट है। समझ गए कि इस तरह से हम लोगों को पता चलेगा कि कितना है। 4 स्ट्रेन 1 2 3 4 और 2 ससेप्टेबल और रिएक्शन रेजिस्टेंट 2 to the power 4 16, इस तरह से 16 रेसेस के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया पैथोजन। थोड़ा सा होस्ट को भी देख लेते हैं कि होस्ट में रेजिस्टेंस कैसा होगा। रेजिस्टेंस इन होस्ट्स, देखो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 2 टाइप का रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहला वर्टिकल रेजिस्टेंस and the second one is horizontal resistance. ये जेनेटिकल रेजिस्टेंस की बात हो रही है। टॉलरेंस भी होता है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी होता है, इम्यूनिटी भी होता है, वो एक अलग क्लासिफिकेशन, वो भी देखेंगे। पहले नॉर्मल जो होस्ट का जेनेटिकल रेजिस्टेंस है वो देख लेते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? अगर कोई भी जीनोटाइप पैथोजन का किसी क्रॉप के पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए ससेप्टेबल है और हम लोग उस क्रॉप में कोई ऐसा 1 या 2 या कुछ, मतलब ओलिगोजेन कह सकते हैं, 1 2 3 इस तरह से जीन ऐसा इनकॉर्पोरेट करें कि उस पैथोजन के पर्टिकुलर रेस के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाए, तो कहेंगे कि वो वर्टिकल रेजिस्टेंस है। यानी कि डिजीज के लिए वैसा रेजिस्टेंस जो 1 या 2 जीन से कंट्रोल होता है, या फिर ओलिगोजेनिक कंट्रोल है इसका, और 1 या 2 जीन का ही इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि वो पूरे के पूरे पैथोजन में जितना भी भले ही डाइवर्सिटी क्यों नहीं हो, उसको सप्रेस करने के लिए काफी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओलिगोजीन्स का मेजर जीन इफेक्ट है, मेजर जीन इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो जब मेजर जीन इफेक्ट है, एक ही ऐसा जीन है जो इसके लिए, मतलब सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पूरे के पूरे पैथोजन का भले ही उसमें डिफरेंसेज हो, डिफरेंट रेसेज हों, वो उसके लिए उसको कंट्रोल कर सकता है, एक ऐसा जीन है। तो जब एक ही जीन सबको कंट्रोल कर रहा है, तो एक जीन को मारना भी आसान है,
हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता, हॉरिजॉन्टल में बहुत सारे जीन्स होते हैं, यहाँ पे माइनर जीन होता है, पॉलीजेनिक होता है इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक बहुत सारे जीन्स हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इजी था लाना, एक बार ब्रीडिंग किए, एक जीन के लिए सिलेक्शन करना है, बैक क्रॉस कर करके आराम से किसी भी वैरायटी में इसको इंड्यूस कर सकते हैं, है ना, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। तो और पर्टिकुलर पैथोजन के पर्टिकुलर रेस के लिए होता है मोस्टली, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ऑलिगोजेनिक है तो क्वालिटेटिव होगा, क्योंकि ऑलिगोजेनिक जीन्स का क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है, तो क्वालिटेटिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। क्वालिटेटिव जीन्स का बैक क्रॉस करके किसी भी जीनोटाइप में इंकॉर्पोरेट करना आसान है, तो इसका इंडक्शन भी इजी होगा। और कुछ क्वालिटेटिव जीन है तो इसका हेरिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे पॉलीजेनिक है तो माइनर जीन इफेक्ट होगा, कंपेयर कर लो ना, माइनर जीन इफेक्ट है, उसके बाद माइनर जीन इफेक्ट के बाद यहाँ स्पेसिफिक था कि वो वैरायटी पैथोजन के पर्टिकुलर रेस के लिए रेजिस्टेंट है, कंप्लीटली रेजिस्टेंट है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में ऐसा नहीं होता है, उसमें कंप्लीट रेजिस्टेंट नहीं होता है, मतलब सिम्टम प्रोड्यूस होता है लेकिन बहुत ही कम। ये रेजिस्टेंट है और ये रेजिस्टेंस जनरली नेचुरली अवेलेबल होता है वैराइटीज में, जो नेचुरली अवेलेबल वैराइटीज है, प्योर लाइन वैराइटीज में नहीं होता। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है कि ये पॉलीजेनिक है और बहुत सारे मतलब जीनोटाइप का ऐसा कॉम्पोजिशन होता है जनरली जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, जो नेचुरली अकरिंग वैराइटीज हैं उनमें। तो ये कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली या फिर सिलेक्शन से, कैन नॉट बी इंड्यूस्ड, प्रेजेंट नेचुरली। ठीक है, ये स्पेसिफिक है, ये पैथोजन के हर रेस के लिए थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस है, इसमें सिम्टम प्रोड्यूस होगा, लेकिन नॉर्मल जो ससेप्टेबल वैराइटीज है उसके कंपैरिजन में यील्ड लॉस बहुत ही कम होगा, तो ये नॉन स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, ये स्पेसिफिक था तो एक रेस के लिए तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट था, लेकिन बाकी सब के लिए पूरी तरह ससेप्टेबल, तो इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस कहते हैं। टर्म्स याद रखना, ठीक है, और ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए उतना ही रेजिस्टेंस शो करेगा, तो इसको यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस भी कहते हैं। या फिर क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं, पॉलीजीन है तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होगा, क्वांटिटेटिव रेजिस्टेंस। क्वांटिटेटिव जीन्स का जनरली लो हेरिटेबिलिटी होता है, तो उसको इजी नहीं है किसी भी वैरायटी में इंड्यूस करना। ठीक है, हालांकि क्यूटीएल मैपिंग करके या फिर मार्कर्स का यूज करके कर सकते हैं अभी के टाइम में, तो कुछ भी पॉसिबल है, बट फिर भी नॉर्मल अगर बैक क्रॉसिंग की हेल्प से कहें तो पॉसिबल नहीं है। ओके, और कुछ, इसको हम लोग जनरल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये सबके लिए है। जनरल, दिस वन इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फॉर्म ठीक है। ये एक वैरायटी के लिए
बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, उसको बिल्कुल भी परमिट नहीं करेगा ग्रो करने का, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हर वैरायटी के लिए थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस शो करेगा। वो ससेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन इसमें सिम्टम प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस माइल्ड सिम्टम। ठीक है। और जो हम लोग जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस कहते हैं कि किसी रेजिस्टेंस के लिए या फिर ससेप्टिबिलिटी के लिए स्पेसिफिक जीन होगा, तो वो होगा वर्टिकल रेजिस्टेंस में। जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस एप्लीकेबल है यहाँ पे नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल के बारे में सोचे कि यहाँ पे क्यों नहीं है, हॉरिजॉन्टल में क्या है, बहुत सारे जीन्स हैं, माइनर जीन्स हैं और बहुत सारे जीन्स हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो किसी पैथोजन के पास एक बार में तो एक ही जीन होता है ना, डाइवर्सिटी है, लेकिन सारे पैथोजन एक बार में तो नहीं आएंगे। अब जो रेस आया उसके लिए स्पेसिफिक जीन तो नहीं है इसके पास जनरल रेजिस्टेंस है जो सबको रेजिस्ट करता है, वो सबके लिए स्पेसिफिक जीन नहीं रखेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक जीन है तो वो मैच करेगा, डिजीज कॉज करेगा या फिर ससेप्टिबल होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सबके लिए और जनरल रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो इसलिए इसमें जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस अगर कहें तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। एक और टर्म आता है बूम एंड बस्ट साइकिल। रहेंगे वो डिटेल में, बट ऐसे इतना समझ लो कि जो वर्टिकल रेजिस्टेंस है इसमें बूम एंड बस्ट साइकिल होने का चांसेस होता है। वर्टिकल रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कोई भी वैरायटी हम लोग बनाते हैं जो किसी एक रेस के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, तो वो रेस जब तक है तब तक तो वो पूरा रेजिस्टेंट है, इसमें तो थोड़ा बहुत सिम्टम भी आ रहा था, वहां पे कुछ भी नहीं, एकदम सेफ। तो ईल्ड में बूम होगा, मतलब हाई ग्रोथ होगा। और फिर जब उसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, यानी कि पैथोजन का कोई नया रेस आ गया, कोई नया वेरिएंट आ गया, तो अचानक से सब कुछ बस्ट। तो इसलिए कहा गया है, ये इसका बहुत सारे एग्जांपल भी है। तो बूम एंड बस्ट साइकिल इज एप्लीकेबल टू वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। वर्टिफोलिया इफेक्ट भी है, वो भी इसके लिए है। चलो बाकी का, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।